बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर का टॉपिक बफर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस बेसिकली ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच को चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये रेजिस्ट करते हैं, यानी रुकावट डालते हैं। एनी सोल्यूशन दैट रेजिस्ट इन एनी चेंज इन इट्स पीएच इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। इनकी डेफिनेट पीएच होती है और ये लंबे अरसे तक इनकी पीएच चेंज नहीं होती। अगर आप इनको डिल्यूट करें तो फिर भी इनकी पीएच चेंज नहीं होती, और अगर आप इनके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो इनकी पीएच में बहुत मामूली चेंज आती है जो ना होने के बराबर होती है। तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन का काम यही है, अगर हमें लंबे अरसे तक किसी एरिया की किसी सॉल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट रखना हो तो उसके लिए हम एसिड या बेस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी पीएच विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। तो वहां पर हमें बफर सॉल्यूशंस की ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसकी हमारी एवरीडे लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इंडस्ट्रीज में इसकी बड़ी वाइड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो चंद इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी सोल्यूशन को लंबे अरसे तक स्टोर करें तो उसकी पीएच पड़े पड़े जो है वो चेंज हो जाती है। बस अगर आपने किसी सोल्यूशन को या किसी एसिड को या बेस को किसी शीशे के वेसल में स्टोर किया हुआ है, शीशे के बर्तन में स्टोर किया हुआ है, तो शीशे में मौजूद अल्कली एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स ये उसकी पीएच को बेसिक साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर उस वेसल का ऊपर से ढक्कन खुला हो तो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होती है और उसे एसिडिक बना देती है, यानी पीएच एसिडिक साइड में या 7 से कम हो जाती है। तो अगर सॉल्यूशन को लंबे अरसे तक स्टोर करना हो तो उसकी तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की शक्ल में हम उसे स्टोर नहीं करते, बल्कि हम उसका बफर बना लेते हैं, क्योंकि बफर की पीएच चेंज नहीं होती ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी। दूसरा इसकी एप्लीकेशन है, जब हम कल्चर मीडिया ग्रो करते हैं जहां पर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है तो वहां पर भी हमें एक कांस्टेंट पीएच की जरूरत होती है, तो वहां पर भी आमतौर पर बफर्स दिए जाते हैं। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है हमारा ब्लड। हमारे जिस्म में आपको पता मुख्तलिफ एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं जो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। अगर पीएच चेंज हो जाए तो उन एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस हालात में हमारे जिस्म के पूरे जिस्म की पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए हमारा ब्लड एज अ बफर बिहेव करता है। ब्लड की पीएच 7.3 से 7.4 के दरमियान फॉल करती है, तो ये कांस्टेंट रहती है। तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो हमारे जिस्म में नॉर्मली चलती रहती है। अगर पीएच चेंज हो जाए तो फिर कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ, ये मैंने आपको बफर की डेफिनेशन बता दी है और इसकी कुछ एप्लीकेशन बता दी हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बफर पर। बफर की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। पहले होते हैं एसिडिक बफर और दूसरे होते हैं बेसिक बफर। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हर बफर दो स्पीशीज पर मुश्तमिल होता है। एक स्पीशीज होती है एसिड से रिएक्ट करने के लिए और दूसरी स्पीशीज होती है बेस से रिएक्ट करने के लिए। यही वजह है कि बफर के अंदर अगर आप थोड़ी सी अमाउंट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दे तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर दो स्पीशीज होती हैं। तो ये जो एसिडिक बफर होते हैं ये वीक एसिड और उसके साल्ट से बनते हैं। और आप ये भी जानते होंगे जो वीक एसिड होते हैं इनकी कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरह बेसिक बफर वीक बेस और उसके साल्ट से बनते हैं। इसी तरह जो वीक बेस होती है उसका कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
तो कि बफर की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके साल्ट से बनता है, और बेसिक बफर वीक बेस और उसके साल्ट में बनता है। हर बफर में दो स्पीशीज होती हैं, एक एसिड से रिएक्ट करने के लिए और दूसरी बेस से रिएक्ट करने के लिए। अब एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इन दोनों की एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा, और फिर हर बफर के अंदर हम आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल के दिखाएंगे। आप देखेंगे कि पीएच पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है, दोनों की एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। आपका अब जो टॉपिक आ गया है वो बेसिकली है हाउ बफर एक्ट, यानी बफर काम कैसे करता है। तो बफर के काम करने का तरीकेकार ये होता है कि हर बफर में दो स्पीशीज होती हैं, एक एसिड से रिएक्ट करने के लिए और दूसरी बेस से रिएक्ट करने के लिए। तो पहले हम एसिडिक बफर की एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। आपके सामने बफर आ गया एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस CH3COONA। ये वीक एसिड है और ये उसका साल्ट है, और ये यहाँ पर इसकी जो कॉन्जुगेट बेस ड्राइव होगी यहाँ से वो बहुत स्ट्रांग होगी। अब मैं इस बफर के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालता हूँ तो वो साल्ट से रिएक्ट करता है, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूँ तो वो एसिड से रिएक्ट करेगी। मैं दोनों एग्जांपल आपके सामने इक्वेशन के फॉर्म में करने जा रहा हूँ। आप पहले डालें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो एसिड से रिएक्ट करेगी। इक्वेशन देखें जरा आप, CH3COOH प्लस NaOH। NaOH आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके नतीजे में बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। अब देख लें ये साल्ट जो मौजूद है यहाँ पर पैदा हुआ है, ये ऑलरेडी बफर के अंदर मौजूद है, तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ वाटर पैदा हो रहा है, वाटर आप जानते हैं वैसे ही न्यूट्रल होता है। अब आप अगर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो वो साल्ट से रिएक्ट करेगा। देखें ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो इसके नतीजे में बनता है CH3COOH प्लस NaCl। अब एसिटिक एसिड पैदा हुआ है इस एग्जांपल में, वो ऑलरेडी बफर के अंदर मौजूद है, और ये वीक एसिड है, और साथ सोडियम क्लोराइड पैदा हो रहा है, ये न्यूट्रल है। आपके सामने मैंने दोनों एग्जांपल लिख दी हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाल दिया है बफर के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल दी है। आप देख लें या तो वही चीजें पैदा हो रही हैं जो बफर के अंदर मौजूद हैं, या न्यूट्रल चीजें पैदा हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बफर की सेहत के ऊपर या इसकी पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं बेसिक बफर की। बेसिक बफर लेंगे जरा, बेसिक बफर में दो चीजें होती हैं, एक वीक बेस होती है और एक उसका साल्ट होता है। ठीक है जी, एग्जांपल लिखें इसकी, NH4OH ये वीक बेस है और इसका साल्ट है NH4Cl। अब अगर इसके अंदर आप एसिड डालेंगे तो वो बेस से रिएक्ट करेगा, और अगर आप बेस डालेंगे तो वो साल्ट से रिएक्ट करेगी। दोनों की इक्वेशंस भी आपके सामने आ रही हैं। इस बफर के अंदर मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाल के दिखाता हूं। आप देखेंगे वो चीजें पैदा होंगी जो ऑलरेडी बफर के अंदर मौजूद है, या न्यूट्रल चीजें पैदा होंगी, उससे बफर की पीएच पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। देखें जरा, अगर पहले स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें इसके अंदर NH4OH प्लस ACl, इसके नतीजे में बनेगा Cl आ जाएगा OH की जगह पे, NH4Cl प्लस वाटर। अब आप देख लें NH4Cl पैदा हुआ है, वो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, और साथ वाटर पैदा हो रहा है, वो न्यूट्रल है, तो पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो वो साल्ट से रिएक्ट करेगी, NH4Cl प्लस NaOH। ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाली है, इसके नतीजे में बनता है NH4OH प्लस NaCl। अब आप देख लें एक स्ट्रॉन्ग बेस पे एक बेस पैदा हो रही है, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये वीक बेस है, और साथ सोडियम क्लोराइड पैदा हो रहा है। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, तो बफर की पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको ने जिस मकसद के लिए बफर लेना है, तो हम देखते हैं हमें कौन सी पीएच चाहिए, तो उस रीजन में हम देखते हैं किस बफर की पीएच क्या है, उसे उस जगह पर अप्लाई किया जाता है। मसलन फर्ज करें आपको पीएच 4 चाहिए, तो वहां पर आपको कोई और बफर चाहिए। अगर पीएच आपको फर्ज करें 10 चाहिए, वहां पर आपको कोई बेसिक बफर चाहिए। तो आम तौर पर कहा जाता है कि बफर की एक रेंज होती है जिसमें कोई भी बफर एक्ट करता है। हम उस लिहाज से उसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन सा या किस एसिड का बफर डेवलप करना है। मसलन मैं आपको बताने लगा हूं कैपेसिटी ऑफ बफर, और फिर हम देखेंगे कि बफर की पीएच कैसे निकालते हैं।
बफर कैपेसिटी होती है, बफर की जो पीएच होती है, बफर कैपेसिटी, बफर की जो भी पीएच होती है उसमें आप एक प्लस कर दें और एक माइनस कर दें, ये बन जाती है रेंज ऑफ बफर। अगर आपको उस रेंज की जरूरत है, उस रेंज में आपको पीएच की जरूरत है, तो फिर आप इस बफर को यूज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं आपके सामने पीएच प्लस माइनस 1। फर्ज करें किसी बफर की पीएच 5 है, तो वो बफर 4 और 6 की रेंज में, 4 और 6 की रेंज बन जाएगी। इस रेंज में वो बफर काम कर सकता है। इस रेंज को हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो बफर की जो भी पीएच आए उसमें आप एक जमा कर दें और एक माइनस कर दें, इससे बन जाती है रेंज ऑफ बफर। इसे बफर कैपेसिटी भी कहते हैं। तो हमें जिस काम के लिए भी ज़रूरत होती है बफर की, उस चीज़ की पीएच देख ली जाती है, उसके रेलिवेंट, उससे मिलता जुलता बफर ले लेते हैं। बफर की एक रेंज होती है जिसमें वो काम करता है। अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम पीएच की आपको ज़रूरत है, फिर वो बफर काम नहीं करेगा। तो बफर की रेंज होती है, उसकी जो भी पीएच हो बफर की, उसमें आप एक जमा कर दें और एक माइनस मनफी कर दें, तो ये बन जाएगी उसकी रेंज। अब हमने ये देखना है कि बफर की हम पीएच कैसे निकालते हैं। बफर की पीएच निकालने के लिए एक इक्वेशन यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। मैं आपके सामने हेंडरसन इक्वेशन ड्राइव करने लगा हूं। आपने डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेसिस निकालने हैं। उसी इक्वेशन को मैं दोबारा यूज करूंगा। फर्ज करें ये आपके पास एक एसिड है HA, इसे जब हम डालते हैं पानी के अंदर तो ये आयनाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, सॉरी H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में। ठीक है, अगर आप इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल लें तो आपके पास आंसर आएगा H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। ये इसकी वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। अब यहां से आपने बफर की पीएच निकालनी है, तो आप H को एक साइड पे करें, बाकी सारी चीजें ले जाए दूसरी तरफ। आपकी क्वेश्चन बनेगी H पॉजिटिव इज इक्वल टू KA HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। अब आपने लॉगरिथम ले लेना है दोनों साइड पे, तो देखें जरा, लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग KA प्लस लॉग HA ओवर A नॉट। ये मैंने लॉगरिथम ले लिया पूरी इक्वेशन का। अब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, तो आपकी इक्वेशन बनेगी माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग KA माइनस लॉग HA ओवर A नेगेटिव। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का जब हम नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पीएच। तो ये बन जाएगी पीएच और नेगेटिव लॉगरिथम के बन जाएगा pKa माइनस लॉग HA ओवर A नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन को प्लस में बदलने के लिए हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। A नेगेटिव को ऊपर ले जाएं, HA को नीचे ले जाएं, तो आपकी इक्वेशन बनेगी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A नेगेटिव ओवर HA। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट, ऊपर साल्ट है और नीचे एसिड है, इनकी कंसंट्रेशन है। ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख दिया। अगर आपको भूल जाए ऊपर क्या आ रहा है या नीचे क्या मौजूद है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है एसिड्स की या एसिडिक बफर की। बेसिक बफर के लिए आपको पता है हम पीएच की बजाय पीओएच निकालते हैं। अगर आपको पीओएच भी पता चल जाए तो वहां से पीएच निकल जाती है। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो अगर किसी सोल्यूशन के आपको पीएच को पता चल जाता तो उससे पीएच हम निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं बेसिक बफर की वैल्यू भी लिख देता हूँ। इक्वेशन हेंडरसन इक्वेशन POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस। ये हेंडरसन इक्वेशन है फॉर बेसिस और ये हेंडरसन इक्वेशन है फॉर एसिडिक बफर। तो इसकी मदद से हम इनकी पीएच और पीओएच निकाल लेते हैं। तो जो भी पीएच बफर की निकलती है
उसमें आप 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, वो बन जाएगी उसकी रेंज। तो उस रेंज में हम उस बफर को अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रेंज के बाहर अगर हमें ज़रूरत है बफर की तो उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।